मूवी की शुरुआत होती है और हम एक स्ट्रगल लेखक को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू है। मैथ्यू बहुत गरीब है और उसकी उम्मीद इकलौते अपने उपन्यास पर टिकी हुई है जो कि वो कुछ सालों से लिख रहा है। वहीं उसके मन में ये भी ख्याल है कि अगर उसका उपन्यास स्वीकार न किया गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसका लेखक बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। यही आपको बताते चले कि मैथ्यू इतना गरीब है कि अपने स्कूल के खर्च और खाने के सामानों को अफोर्ड कर सके, इसलिए वो जो भी काम मिलता है उसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो अपने इस काम से कभी भी नहीं घबराता है और डोर टू डोर सप्लाई करता है। इसी बीच एक दिन एक कॉलेज में मैथ्यू एक लेडी उपन्यासकार एलिस को लेक्चर देते हुए देखता है। अब उसी समय मैथ्यू एलिस के प्यार में अपने आप को डूबने से नहीं रोक पाता है और उसके ख्यालों में खो जाता है। तभी उसका एक दोस्त उसे आकर उसकी औकात बताता है और कहता है, तुम मजदूर हो, क्यों भूल जाते हो बार बार। हालांकि एलिस उम्र में भी उससे बड़ी थी। आगे दिखाते हैं कि मैथ्यू ने उपन्यास को जिस बुक प्रिंटेड कंपनी को भेजा था, बदनसीबी से आज ही उसका उत्तर भी आ गया और उन्होंने उपन्यास छापने से मना कर दिया। पर मैथ्यू डरता नहीं है और कॉल मिलाकर अपने उपन्यास की कमी पूछता है जिससे वो उसे और बेहतर लिख सके। पर उधर से कॉल कट जाता है। अब टूटा हुआ मैथ्यू अगले दिन अपने उसी काम पर आ गया और एक फ्लैट में कपल के गुजर जाने के बाद उनके कमरे की सफाई का काम आज मैथ्यू को मिला था। साथ ही फ्लैट मालिक कहता है कपल का कोई रिश्तेदार तो था नहीं, इसलिए मैथ्यू उसके सामान को कबाड़ी बाजार में बेच आए और कमरे को साफ कर दे। अब मैथ्यू कमरे की हालत देखता है तो वो खुद किसी कबाड़ी बाजार से कम नहीं लग रहा था, जहां किताबों, अखबारों और मैगजीन का ढेर लगा था। मैथ्यू समझ जाता है कि बुड्ढे को पढ़ने का बहुत शौक था। साथ ही उसे मालूम पड़ता है बुड्ढा एक रिटायर फौजी था। अब कुछ ही देर में सफाई करते हुए मैथ्यू के ऊपर एक पुरानी डायरी गिरती है, जिसे खोलने पर मालूम पड़ता है बुड्ढा डायरी भी लिखता था और ये उसके फौज में रहते हुए लिखी गई थी। मैथ्यू को मालूम पड़ता है कि उसका नाम लियोन था। वहीं वो ये भी समझ जाता है कि लियोन की राइटिंग स्किल कमाल की थी। अब आगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या लिखे जो लोगों को पसंद आए। अब उसका दिमाग दौड़ता है और वो लियोन की जिंदगी भर की लिखी डायरी पर गौर करता है कि क्यों ना एक सैनिक की जिंदगी को ही अपने उपन्यास में उतार दे। और वॉक में ही लियोन की जिंदगी जो खून खराबे से भरपूर थी, एक उपन्यास में 4 चांद लगा सकती थी। अब मैथ्यू ये तो तय कर लेता है कि लियोन की डायरी से उपन्यास लिखेगा, पर उसे टाइटल नहीं समझ आ रहा था क्या रखे। आखिरकार लियोन की जिंदगी से ही उसने टाइटल निकाला। लियोन ने ज्यादातर लड़ाइयां अफ्रीका में लड़ी थी और वहां रेगिस्तान होता है, इसलिए उसने टाइटल ब्लैक सैंड रखा। आगे दिखाते हैं मैथ्यू अपना काम कर ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजती है और पब्लिशर का कॉल होता है। वो मैथ्यू को बताता है कि उसका नॉवेल ब्लैक सैंड कमाल का है। वही अब उसे ऑफिस बुलाया जाता है। ये सुनते ही मैथ्यू के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है। वहीं उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन असली बात यह थी कि वो कहानी पूरी तरह उसकी अपनी सोच से लिखी हुई नहीं थी। उसने लॉयन की डायरी से हर जरूरी पॉइंट उठाकर नोट कर लिए थे ताकि पब्लिशर के सामने सब कुछ स्मूथ लगे और कोई पहचान न पाए। वहीं आपको बताते चले डायरी को याद करने के बाद उसने उसे जला डाला और सबके सामने ऐसे दिखाया जैसे वो कहानी पूरी तरह उसकी ही हो। मैथ्यू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही झूठ उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। अब अगले दिन पब्लिशर से मिलने का दिन आया। वो मैथ्यू की राइटिंग स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहा था। कह रहा था कि कहानी इतनी गहरी है कि रीडर्स को सीधे बैटलफील्ड में पहुंचा देती है। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुनकर मैथ्यू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और तभी उसकी नजर एलिस पर पड़ी जो वहां नॉवेल को रिव्यू करने आई थी। मैथ्यू आज भी उसके लिए दिल में जगह रखता है। वो उसके पास गया, लेकिन एलिस ने उसे पहचाना तक नहीं, जैसे उसके लिए मैथ्यू कोई अनजान इंसान हो। तभी पास ही खड़े एक बुक स्टोर ओनर ने मैथ्यू को आवाज दी और साथ ही मैथ्यू को मुबारकबाद भी। एलिस को तभी एहसास हुआ कि जिससे वो बात कर रही थी वही तो ब्लैक सैंड का ऑथर मैथ्यू है। ये जानकर वो सचमुच इम्प्रेस हो गई। अब 3 साल बीत जाते हैं और अब मैथ्यू एक नामी लेखक बन चुका था। उसका नॉवेल बेस्टसेलर साबित हुआ और उसे बहुत दौलत भी मिली। सबसे बढ़कर ये कि अब एलिस उसकी गर्लफ्रेंड थी। एलिस ने उसे अपने रईस माता पिता एलेन और हेलेन से मिलने बुलाया, जो बीच पर बने एक आलीशान मैंशन में रहते थे। वहां एलेन ने बड़े गर्व से मैथ्यू को अपने फ्रेंच रॉयल एरा के एंटीक हथियारों का कलेक्शन दिखाया। इसके बाद एलिस मैथ्यू को समंदर किनारे सैर कराने ले गई। चलते चलते उसने वो शेड भी दिखाया जहां बचपन में वो अपने पिता के साथ छुपन छुपाई खेला करती थी। सब कुछ जैसे किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस हसीन लम्हे के बीच ही अचानक मैथ्यू का मोबाइल बज जाता है। कॉल उसके पब्लिशर का था, जो उसे याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे नया नॉवेल लिखना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सैंड नोवेल को आए पूरे 3 साल हो चुके थे। फैंस बेताबी से नई कहानी का इंतजार कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट साफ कहता था कि उसे नई किताब देनी होगी।
मगर मैथ्यू ने अब तक एक पन्ना भी नहीं लिखा था। अब अपने कमरे में बैठा मैथ्यू बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे नोवेल लिखेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसके पास असली टैलेंट नहीं है। वही मुसीबत ये थी कि पब्लिशर ने अब मैथ्यू की रॉयल्टी भी रोक दी थी। कॉन्ट्रैक्ट साफ कहता है कि रॉयल्टी हमेशा पाने के लिए हर लेखक को कम से कम 2 नॉवेल लिखने जरूरी है, और वहीं मैथ्यू 3 साल में एक भी नई किताब नहीं लिख पाया था। आगे दिखाते हैं कि एलिस के पास गॉडसन स्टैनिस्लॉस, जिसे सब शॉर्ट में स्टैन कहते हैं, आता है। एलेन और हेलेन का ये गॉडसन थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। वो मैथ्यू से मिला, दोनों ने थोड़ी ड्रिंक भी की, लेकिन उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि उसे एलिस पर क्रश है, और वो इस बात से खुश नहीं था कि एलिस अब मैथ्यू की गर्लफ्रेंड है। अब अगले दिन भी मैथ्यू दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आखिर लिखे तो क्या। हारकर उसने अपना रिजेक्ट हुआ नॉवेल समवन फ्रॉम बिहाइंड उठाया और एलिस को पढ़ने के लिए दे दिया, मगर उसने सच नहीं बताया कि ये उसी की लिखी हुई किताब है, बल्कि झूठ बोला कि पब्लिशर ने उसे ये नॉवेल रिव्यू करने को दिया है और वो बिजी है, इसलिए एलिस से पढ़कर उसकी राय देने को कहा। कुछ समय बाद स्टैन फिर वहां आ गया और मैथ्यू के साथ गपशप करने लगा। वो डींगे हाँकते हुए बोला कि उसे अल्जीरिया के बारे में बहुत जानकारी है, क्योंकि उसके पिता वहां पोस्टेड रहे थे। उसने ये भी कहा कि उसे हैरानी होती है कि मैथ्यू ने कभी अल्जीरिया गए बिना ही ब्लैक सैंड जैसी डिटेल्ड और जबरदस्त माहौल वाली कहानी कैसे लिख दी। लेकिन असलियत ये थी कि स्टैन हर वक्त मैथ्यू की कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहा था। बातों बातों में उसने ये तक कह डाला कि एलिस का स्टैंडर्ड एक परफेक्ट मर्द के लिए बहुत हाई है। ये सुनकर मैथ्यू के दिल में बेचैनी और चुभन गहरी हो गई। अब उस शाम एलिस ने सीधा मैथ्यू से कहा कि जो नॉवेल उसने उसे पढ़ने के लिए दिया था वो बहुत घटिया है और इतना बोरिंग कि वो उसे पूरा भी नहीं पढ़ पाए। एलिस को पूरा यकीन था कि कोई भी पब्लिशर ऐसी किताब कभी छापेगा ही नहीं। ये सुनकर मैथ्यू अंदर ही अंदर जल उठा। उसे अपने ऊपर गुस्सा आया और साथ ही नाउम्मीद भी जागी। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मैथ्यू को बैंक से कॉल आता है। उन्होंने बताया कि उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट पूरी तरह से क्रॉस हो गई है और तुरंत पेमेंट करना होगा। ये सुनते ही मैथ्यू के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उसका अकाउंट खाली पड़ा था। पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से उसकी रॉयल्टी भी रोक रखी थी, और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो ब्लैक सैंड जैसी दूसरी नॉवेल लिख ही नहीं पा रहा था। ये नाकामी उसकी टेंशन और सेल्फ डाउट को और बढ़ा रही थी। अब बेचैनी में उसने एक खतरनाक और झूठा नाटक रचा। उसने खुद को चोट पहुंचाई और फिर एलिस व उसके परिवार से ये कह दिया कि उस पर चोरों ने हमला किया था, जबकि सच्चाई ये तो आप हमको मालूम ही है कुछ और थी। उधर स्टैन को मैथ्यू पर मानो कोई शक हो गया था। उसे लग रहा था कि मैथ्यू की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। अब इधर घर लौटकर मैथ्यू को पब्लिशर बार बार दबाव डालते रहे कि वो नया नॉवेल का मैन्यूस्क्रिप्ट दे, मगर हर बार मैथ्यू बस वादे करता, बहाने बनाता। हकीकत ये थी कि उसने अब तक एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा था। दूसरी तरफ एलिस के पिता एलेन अपने होने वाले दामाद को लेकर परेशान नजर आने लगे। वहीं उन्होंने मैथ्यू को लेटर दिया जो उसी के नाम से आई थी। मैथ्यू ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक तस्वीर निकली। ये उसी लॉयन की तस्वीर थी, वही लॉयन जिसे मैथ्यू अब तक मरा हुआ मान बैठा था। वक्त बीतता गया। एक दिन मैथ्यू एलिस के साथ एक बुक स्टोर पहुंचा, जहां उसकी फैन साइनिंग इवेंट चल रही थी। भीड़ में से ही अचानक एक अजनबी आदमी मैथ्यू के पास आता है और खुद को लॉयन का दोस्त बताकर मैथ्यू पर इल्जाम लगाता है कि उसने एक मरे हुए इंसान की डायरी का गलत इस्तेमाल किया है। उस आदमी का नाम आर्नो था। अब आर्नो ने खुलकर मैथ्यू को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बोला कि अगर मैथ्यू चाहता है ये राज दुनिया के सामने न खुले तो उसे पूरे $500 मिलियन देने होंगे, वरना सबको पता चल जाएगा कि ब्लैक सैंड असल में उसकी लिखी हुई कहानी नहीं है। अब अगले ही दिन आर्नो ने मैथ्यू को कॉल किया और पैसों की डिमांड दोबारा की। मैथ्यू ने सफाई दी कि उसका अकाउंट खाली पड़ा है और वो इतनी बड़ी रकम तुरंत नहीं दे सकता। लेकिन आर्नो ने तब एक और डरावना सच बताया कि उसने कहा कि उसे एलिस और उसके परिवार के बारे में सब पता है। वो लोग इस वक्त यार्ड में बैठे हैं। मतलब साफ था आर्नो उनकी जासूसी कर रहा था। डर और बेबसी में घिरकर मैथ्यू ने आखिरकार वादा किया कि वो एलेन के कलेक्शन से एक बेहद कीमती पिस्टल आर्नो को देगा। मैथ्यू को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे स्टैन खड़ा था और पिस्टल वाली पूरी बातचीत सुन चुका था। अब उस रात वक्त आया उस कलेक्टर पिस्टल को चुराने का। मैथ्यू ने एलेन का गोल्फ ग्लव पहना और खिड़की तोड़ दी ताकि लगे जैसे ये कोई चोरी हुई है। अगली सुबह पुलिस ने घर की जांच पूरी की और उसे एक चोरी का मामला मान लिया। मैथ्यू और एलिस ने घर में अलार्म सिस्टम लगाने की सलाह भी दी, लेकिन स्टैन का शक और गहरा हो चुका था। पिछले दिन की बातचीत सुनकर उसने हिम्मत जुटाई और मैथ्यू के कमरे की तलाशी लेने पहुंच गया। उधर एलिस अपने पिता के साथ समंदर किनारे टहलने निकल चली गई। इस बीच स्टैन को मैथ्यू के कमरे में एक लकड़ी का बॉक्स मिला और उसी वक्त मैथ्यू कमरे में आ जाता है।
और वह देखता है कि स्टैन उसके हाथ में वो छुपाई हुई पिस्टल पकड़े खड़ा है। तभी स्टैन ने उस पर हमला बोल दिया। वो चिल्लाया कि मैथ्यू कभी भी एलिस को हासिल नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जिसका डर था वही हो गया। मैथ्यू ने पिस्टल से स्टैन के सिर पर शूट कर दिया और कुछ ही पल में स्टैन जमीन पर गिरकर मर गया। अब मैथ्यू डर जाता है, हालांकि उसकी नीयत स्टैन को मारने की नहीं थी, लेकिन हादसा हो चुका था, अब क्या किया जा सकता था। तभी एलिस की आवाज आई। घबराकर मैथ्यू ने जल्दी जल्दी स्टैन की लाश और उसका सामान कोठरी में छुपा दिया। फिर शीशे में देखा तो उसकी गर्दन पर स्टैन के नाखूनों के निशान बने हुए थे। डर से कांपते हुए उसने जल्दी से कॉलर वाली शर्ट पहन ली ताकि सब कुछ छुप जाए। थोड़ी देर बाद एलेन और एलिस वापस आ गए। दोनों हैरान थे कि स्टैन बिना अलविदा कहे अचानक कहां चला गया। एलिस ने तुरंत उसका नंबर मिलाया, जिससे मैथ्यू के हाथ पांव फूल गए। उसने फटाफट स्टैन का फोन साइलेंट किया और एलिस को एक मैसेज भेज दिया कि स्टैन किसी जरूरी काम से चला गया है। अब शाम को सब लोग साथ डिनर करने बैठते हैं। तभी अचानक डाइनिंग टेबल पर ऊपर से कुछ गिरता है। अब ये देखते ही मैथ्यू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा स्टैन का खून सीलिंग से टपक रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ नहीं था। असल में वो खुद उसी की नाक से बहता हुआ खून था। एलिस ने फौरन उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैथ्यू ने मना कर दिया और तुरंत टेबल से उठकर कोठरी की तरफ भागा। अच्छी बात यह थी कि वहां से कहीं भी खून निकलता या जमीन पर फैलता नहीं दिखा। उस रात जब सब गहरी नींद में सो गए थे, मैथ्यू चुपचाप अपने ससुर के शेड से औजार लेकर आया। उसने स्टैन की लाश को एक मैट में लपेटा और अपनी दुबली काया के बावजूद पूरी ताकत लगाकर उस गट्ठर को ऊपर वाले फ्लो से नीचे धकेल दिया। फिर उसे घसीटते हुए बीच तक ले गया। उसका इरादा साफ था, लाश को समंदर में डुबो देना। मैथ्यू ने भारी लोहे के वजन निकाले ताकि स्टैन का शव गहराई में जाकर डूब जाए, और इस तरह उसका डरावना प्लान शुरू हुआ। लाश को पानी में उतारकर मैथ्यू जल्दबाजी में वापस लौटना चाहता था, मगर तभी एक अजीब घटना घटी। उसकी नाव का इंजन अचानक बंद हो गया। कुछ ही देर में समुद्र की लहरों पर मरीन पुलिस की पेट्रोलिंग बोट दिखाई दी। मैथ्यू का कलेजा मुंह को आ गया। घबराकर उसने तुरंत पानी के भीतर गहराई में गोता लगाया और हाँफते हुए किनारे की तरफ तैरने लगा। इस जद्दोजहद में सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। मैथ्यू किसी तरह जल्दी जल्दी घर लौटा ताकि बाकी लोग उठने से पहले वो ऐसे दिखे जैसे कहीं गया ही नहीं था। उसने खुद को बिस्तर पर डाल दिया, मगर तभी देखा कि एलिस पहले से जाग चुकी थी। वो चुपचाप सोच रही थी कि आखिर मैथ्यू पूरी रात कहाँ था। दोपहर को मैथ्यू की नींद खुली तो वो एलिस को ढूंढने निकला। उसे लगा कि शायद वो बीच पर होगी, और सच में एलिस वहीं थी, पूरी तल्लीनता से एक नॉवेल पढ़ रही थी। तभी मैथ्यू की आंखों के सामने खौफनाक नजारा आया। उसे लगा चट्टानों के पास पानी में कोई गट्ठर तैर रहा है, लाश की तरह। लेकिन ये हकीकत नहीं थी, ये बस उसका डरावना सपना था। मैथ्यू ने खुद को संभालने के लिए फ्रेश शावर लिया और फिर सीधे आर्नो के पास पहुंच गया। उसने उसे वो चोरी की हुई कीमती पिस्टल थमा दी। आर्नो का चेहरा खिल गया। वो जानता था इस एंटीक पिस्टल की कितनी ऊंची कीमत है। तभी उसने एक चौंकाने वाला सच उगला। आर्नो बोला कि वो लान का बेटा है। जब उसके पिता जिंदा थे उसने कभी उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई, मगर अब जब उसके बाप की डायरी पर लिखा नॉवेल ब्लैक सैंड बेस्टसेलर बन चुका था, वो रिश्तेदारी का दावा कर रहा था और मैथ्यू से मोटी रकम ऐंठ रहा था। घर लौटने पर मैथ्यू और भी हैरान रह गया, क्योंकि एलिस का रवैया अब बदला बदला लग रहा था। एलिस ने मैथ्यू पर सीधा इल्जाम लगाया कि पिछली रात वो उसे धोखा दे रहा था। मैथ्यू ने कसमें खाकर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिस ने उसका फोन दिखाया, जिस पर कई मिस्ड कॉल पड़े थे। उसे लगा कि ये किसी और औरत के कॉल्स हैं, जबकि असलियत ये थी कि वो सारे कॉल्स आर्नो के थे। मैथ्यू ने एलिस को समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि वो ही उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। पहली नजर से ही वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता आया है। बस उस वक्त वो एक मामूली आदमी था, लेकिन ब्लैक सैंड के बाद सब कुछ बदल गया। उसी बहाने दोनों एक दूसरे के करीब आए, और वो दिन उसके लिए सबसे खुशी का दिन था। आखिरकार मैथ्यू ने सच्चाई कबूल कर ली। उसने एलिस से कहा कि वो कोई महान लेखक नहीं है। ब्लैक सैंड असल में उसका अपना लिखा हुआ नहीं था। उसे बस डर था कि अगर एलिस को ये सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगी। लेकिन उसकी राहत की बात यह रही कि एलिस ने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा कि असली प्यार को किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वो मैथ्यू से उसी रूप में प्यार करती है जैसा वो है। दोनों ने फिर से सुलह कर ली और पूरा दिन साथ गुजारा। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को नई कहानी लिखने की प्रेरणा मिली। इस बार उसने अपनी ही जिंदगी को कहानी बना दिया। कैसे वो एक गुमनाम इंसान था, कैसे एक हाई सोसाइटी लड़की से उसे प्यार हो गया, फिर उसकी जद्दोजहद, उसके झूठ, यहाँ तक कि हत्या का वो हादसा भी। हालांकि उसने सभी किरदारों के नाम बदल डाले ताकि कोई पहचान न पाए कि ये असल में उसकी अपनी दास्तान है। मैथ्यू ये साबित करना चाहता था कि वो अपनी कलम से भी एक अच्छी किताब लिख सकता है। एलिस भी उसे हर पल हिम्मत देती रही, और आखिरकार नॉवेल पूरा हो गया।
उसने उसका नाम रखा तारांकन फॉल्स प्रिटेंसेस तारांकन और बड़े आत्मविश्वास से अपना नाम लेखक के तौर पर लिखा। लेकिन जैसे ही वो एलिस को बीच पर ढूंढने पहुंचा, उसकी नजर एक खौफनाक नजारे पर पड़ी। पुलिस वालों ने समंदर से स्टैन की लाश बरामद कर ली थी। मैथ्यू के सीने में डर का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे लगा उसकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। पुलिस थोड़ी ही देर बाद उनके घर आ पहुंची। उन्होंने परिवार वालों को बताया कि स्टैन के नाखूनों के नीचे इंसानी त्वचा के टुकड़े मिले हैं, जिससे साफ शक होता है कि मरने से पहले स्टैन ने अपने हमलावर को बुरी तरह नोचा होगा। पुलिस ने आदेश दिया कि घर के हर सदस्य, यहां तक कि पड़ोसियों और स्टैन को जानने वाले हर शख्स का डीएनए टेस्ट रविवार को पेरिस में होगा। जैसे ये सदमा कम था, वैसे ही आर्नो का फिर कॉल आया। वो और पैसे की मांग कर रहा था। मैथ्यू की झुंझलाहट अब गुस्से में बदल रही थी। वो पूरी तरह दुविधा में था। अगर डीएनए टेस्ट दिया तो स्टैन की हत्या का राज खुल जाएगा और वो सीधा जेल पहुंच जाएगा। उसे बस एक ही रास्ता दिख रहा था, किसी तरह इस नामुमकिन हालत से भाग निकलना। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता स्टैन के माता पिता से मिलने पेरिस रवाना हो गए। मैथ्यू ने बहाना बनाया कि उसका पब्लिशर के साथ एक मीटिंग है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा पाएगा। जाते जाते उसने एलिस को अपनी लिखी हुई नई किताब, जो उसकी जिंदगी की सच्चाई पर आधारित थी, पढ़ने के लिए दी और वादा किया कि रविवार को डीएनए टेस्ट के लिए पेरिस आ जाएगा। अब वक्त था आर्नो से मिलने का। आर्नो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे न देने पर उसकी पोल खोलने की धमकी दे रहा था। लेकिन इस बार मैथ्यू ने भी योजना बना रखी थी। उसने गुपचुप आर्नो की कार की सीट बेल्ट बकल स्लॉट में सिक्का फंसा दिया, ताकि वो सही से लॉक ही न हो पाए। उसका इरादा साफ था, आर्नो को किसी हादसे में फंसा देना। कार चट्टानों से टकराने के बाद धुएं और आग की लपटों के बीच मैथ्यू का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे अब सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, या तो वो जेल जाएगा या अपनी मौत का नाटक करेगा। आर्नो का जला हुआ शरीर ड्राइवर सीट पर पड़ा था। मैथ्यू ने सावधानी से उसकी जेब में अपनी घड़ी, बटुआ और मोबाइल रख दिया। ये सबूत साबित करने के लिए काफी थे कि कार में बैठा शख्स मैथ्यू ही था। उसने अंतिम कदम उठाया, कार और शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लपटें इतनी भयंकर थी कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि वो आर्नो है या मैथ्यू। कुछ ही पलों में सब राख हो गया। अब पूरी दुनिया यही मानेगी कि मैथ्यू की मौत हो चुकी है। पुलिस भी डीएनए टेस्ट के सवाल पर और आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मुख्य संदिग्ध अब मर चुका था। 2 दिन बाद मैथ्यू होटल के कमरे से न्यूज देख रहा था। रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि ब्लैक सैंड का मशहूर लेखक मैथ्यू एक भयानक कार हादसे में मारा गया। 2 साल बीत गए। मैथ्यू फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया था, कबाड़ धोने का काम करता हुआ। उसने मान लिया था कि वो कोई महान लेखक नहीं है और शायद यही उसकी असली तकदीर है। उसके लिए ये बेहतर था कि वह एक आम आदमी रहे, बजाय इसके कि झूठी शोहरत लेकर सड़ती हुई जेल में जिंदगी गुजारे। तनख्वाह कम थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब सुकून भरी थी, झूठ के बोझ से आजाद। एक दिन बारिश शहर की सड़कों पर बरस रही थी। घर लौटते हुए वो एक किताबों की दुकान के पास से गुजरा और अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान की खिड़की में उसकी अपनी तस्वीर टंगी हुई थी। उसका लिखा हुआ उपन्यास फॉल्स प्रिटेंसेस, जो उसने एलिस को दिया था, अब पब्लिश हो चुका था और पूरे यूरोप में बेस्टसेलर बन गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दुकान के भीतर उसने एलिस को देखा। उसकी गोद में एक मासूम बच्चा था, वही बच्चा जो दरअसल मैथ्यू का अपना बेटा था। मैथ्यू का दिल टूट गया, उसकी आंखें नम हो गईं। वह अपने मासूम बेटे को गले भी नहीं लगा सकता था। अचानक एलिस ने दरवाजे की तरफ नजर उठाई और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।